Hello students, today we are going to learn ionization potential. एक इनऑर्गेनिक टॉपिक का इनऑर्गेनिक पोर्शन का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। सपोज कीजिए एक एटम है हमारे पास। एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे इस तरीके से, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, ठीक है। हमने एक एटम लिया है, सोडियम का एटम, और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस तरीके से होंगे 2, 8, 1, ठीक है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखे तो इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है 2, 8 और 1। अब चूंकि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये वो इलेक्ट्रॉन है जिसे हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हमें ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करेंगे इस सेल पे, वैलेंस शेल पे हम एनर्जी सप्लाई करेंगे, ठीक है। एनर्जी इज सप्लाइड टू वैलेंस शेल। अब जब एनर्जी यहाँ सप्लाई होती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर जाता है, ठीक है। तो इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the outermost valence electron of an isolated gaseous atom is called ionization potential। इसे आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं और आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कहा जाता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कहा जाता है, ठीक है। इसे डिनोट करते हैं IE से, शॉर्ट फॉर्म इसका IE इसका डिनोशन है। तो देखिए यहाँ पे जो एनर्जी हमने देखा, एनर्जी जो हमने यूज किया इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे, शॉर्ट में IE कहेंगे। ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो बाहरी इलेक्ट्रॉन को, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के काम में आता है। सपोज कीजिए हम एक और एग्जांपल ले लें, मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या हो जाएंगे, 2, 8 एंड 2। सपोज कीजिए कि हम मैग्नीशियम का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। मैग्नीशियम को अगर हम हीट करते हैं तो हमें यहाँ पे Mg+ देखने को मिलेगा और प्लस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आएगा। ये वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये वो बाहरी इलेक्ट्रॉन है जिसे एनर्जी देके निकाला जा रहा है। तो यहाँ पे जो एनर्जी चेंज हमको देखने को मिलेगा उसे हम कहेंगे IE1, जिसे हम कहते हैं जनरली फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। अगर Mg+ से हम एक और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इसे हीट करते हैं और एक और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं,
तो हमें क्या मिलेगा, Mg2+ और एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला आएगा। इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दोनों दोनों अभी बाहर हो गए। ठीक है, यहाँ जो एनर्जी होगी आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसे हम कहेंगे IE2, और ये होगा सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब यहाँ देखने की चीज है कि जब हम फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ कंपेयर कर सकते हैं दोनों एनर्जीज को। अब कंपेयर कैसे करें, इस जगह पे अगर हम देखें तो जब फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात हो रही है तो अब देखो कि मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, इसमें प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है, 12 है, और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, यहाँ पे 12 है। लेकिन जब हम IE1 होता है, जब हम IE1 की बात करें तो यहाँ पे मैग्नीशियम में या Mg+ आयन में प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है, 12, और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो जाती है, 11। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस जगह पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है मैग्नीशियम का, मतलब Mg आयन का, Mg+ का, यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसे जेड इफेक्टिव से डिनोट किया जाता है, ये इंक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, तो जब हम Mg+ से इसे Mg2+ में कन्वर्ट करते हैं, Mg2+ में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या होता है कि इस जगह पे जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने की वजह से, ज्यादा होने की वजह से हमें एनर्जी भी ज्यादा लगता है, हमें एनर्जी भी ज्यादा लगता है, एनर्जी भी ज्यादा लगता है। ठीक है, तो इस वजह से जो IE2 हमें देखने को मिलता है, IE2 हमेशा IE1 से ज्यादा होगा, मतलब जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से हमेशा ज्यादा होगा। इसी तरीके से अगर हम कंपेयर करें बाकी एनर्जीज को, तो जो सक्सेसिव एनर्जीज होंगे, बाकी सक्सेसिव एनर्जीज कहने का मतलब है कि IE3, IE4, IE5 जैसे जैसे हम आगे चलते जाए, मतलब जैसे जैसे हम एक एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते चले जाए, ठीक है, तो वो एनर्जीज हमेशा बढ़ती चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव रेगुलरली बढ़ता चला जा रहा है। तो इस कंपैरिजन में हम लिख सकते हैं कि IE1 इज लेस देन IE2 is less than IE3 is less than IE4 and so on। ठीक है, जैसे जैसे हमारे जेड इफेक्टिव बढ़ते चले जाएंगे या जैसे जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते चले जाएंगे, तो हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा बढ़ता चला जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि ऐसा क्या हो रहा है जिससे आयनाइजेशन एनर्जी हमारा धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। चूंकि हमने सोडियम और मैग्नीशियम का एग्जाम्पल कंसिडर किया था, तो हम एक बार और उस चीज को देखेंगे। देखिए, मैं फिर से सोडियम का और मैग्नीशियम का एटम को दिखाऊंगा। फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, और यहाँ पे थर्ड सेल। ठीक है, तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएंगे? इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं 2, 8, और यहाँ पे ये हमारा सोडियम का एटम है। ठीक है, अब इस जगह पे हम क्या करेंगे कि इसे एनर्जी सप्लाई करेंगे, इसे हम एनर्जी सप्लाई करेंगे जिससे इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर की ओर चला जाता है। अब हमें क्या दिखेगा? अब हमें जो सोडियम एटम है वो एटम ना रखे हमें आयंस के फॉर्म में दिखेगा इस तरीके से। इसका एक सेल, इसका दूसरा सेल, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे 2 और 8। ठीक है, ये हमें सोडियम आयन के रूप में मिला। अब देखिए इस जगह पे कि यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे टोटल 3 सेल है, यहाँ पे टोटल 3 सेल है। अगर इसे नंबरिंग किया जाए तो फर्स्ट सेल, सेकंड सेल और ये थर्ड सेल, जिसे हम जनरली KL
और m में लिखते थे। लेकिन अगर हम सोडियम आयन की बात करें तो सोडियम आयन में क्या है, सोडियम आयन में हमें यहाँ पे सिर्फ 2 ही शेल देखने को मिल रहा है। ठीक है, 2 शेल कहने का मतलब सिर्फ K और L देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस जगह पे हम कह सकते हैं कि एक सेल कम हो जाने की वजह से जो पेनिट्रेटिंग पावर है या जो Z इफेक्टिव है सोडियम आयन का, ये Z इफेक्टिव इंक्रीज कर जाता है। ठीक, क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है 11 और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है यहाँ 10। तो प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से प्रोटॉन्स ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। ठीक है, प्रोटॉन्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ इंक्रीज कर जाता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और जिस वजह से हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है, और इस वजह से हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाता है। सेम चीज अगर हम बात करें मैग्नीशियम में, तो मैग्नीशियम में भी सेम चीज होंगी, मैग्नीशियम की भी सेम कहानी है, या और भी एलिमेंट्स जिनमें जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उनकी भी सेम कहानी है। जैसे Mg प्लस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे IE1 देखने को मिलेगा, देन Mg प्लस Mg2 प्लस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें IE2 देखने को मिल रहा है, IE2 देखने को मिल रहा है। तो जस्ट बिकॉज, इसलिए क्योंकि यहाँ पे सेल्स डिक्रीज कर जाते हैं, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर जाता है, और जेड इफेक्टिव यहाँ भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं IE2 IE1 से ज्यादा है, या यूं कहे तो सक्सेसिव एनर्जी हमेशा ज्यादा होगा। देन ट्रेंड्स, ट्रेंड की क्या बात है यहाँ पर, हम ट्रेंड्स की बात करें, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल की आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से चेंज होता है। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट की बात करें, अगर हम लेफ्ट टू राइट की बात करें पीरियोडिक टेबल में, अगर हम लेफ्ट से राइट चलेंगे तो जो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा इंक्रीज करना चाहिए। क्यों इंक्रीज करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे साइज डिक्रीज कर जाता है, साइज डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, अगर यही हम ट्रेंड बात करें टॉप से बॉटम के लिए, टॉप टू बॉटम के लिए, मतलब अगर हम अलोंग द ग्रुप चले तो अलोंग द ग्रुप क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, सॉरी